नमस्कार, स्वागत है न्यूट्रिशन वीक स्पेशल हेलो डॉक्टर शो में और मैं हूं शालिनी। कुपोषण दुनिया भर में एक चिंताजनक स्थिति है जिससे निपटने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों से कुछ राहत तो मिली है, लेकिन अब भी कुपोषण की स्थिति विकट बनी हुई है। कुपोषण की समस्या को तभी दूर किया जा सकता है जब हम अपने खान पान में पोषक तत्वों का महत्व समझें। यदि बचपन से ही शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाए तो जीवन भर इसका असर रहता है। इसकी शुरुआत गर्भ से ही होनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या है सही पोषण और संतुलित आहार, क्या क्या मौजूद हो बच्चों की थाली में ताकि उन्हें संतुलित आहार मिल सके। गर्भावस्था में माँ किन बातों का ध्यान रखें ताकि उसका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। ऐसे तमाम आयाम हैं जिनको लेकर आज हम आपसे बात करेंगे। पोषण से जुड़े सभी पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डाइटिशियन मेधावी गौतम। आप मरीजों के साथ स्वस्थ व्यक्तियों को बेहतर खान पान के लिए सलाह देती हैं। आपको करीब 14 वर्षों का अनुभव है। आपने फूड एंड न्यूट्रिशन में पीएचडी किया है। आप योग और नेचुरोपैथी में भी डिप्लोमा है। तो मेधावी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। मेधावी जी, सबसे पहला सवाल, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह समझाएं कि कुपोषण है क्या और किन किन लक्षणों को कुपोषण माना जाता है। देखिए, कुपोषण जो है उसको हम ये कहेंगे कि कुपोषण मतलब गलत पोषण। अब गलत पोषण में आपका दोनों ही चीज़ आ जाती हैं, चाहे तो हम इसको अंडर न्यूट्रिशन बोले यानी कि वज़न अत्यधिक कम होना, या ओवर न्यूट्रिशन बोले जिसमें वज़न अत्यधिक ज़्यादा होना। दोनों ही तरीके का पोषण, दोनों ही चीज़ें जो है वो कुपोषण की कैटेगरी में आ गई। जैसे अभी भारत में जो दोनों ही सिचुएशन जो है वो बराबर देखने को मिल रही है। अगर हम अत्यधिक कम वज़न वाले बच्चों को देखते हैं या बहुत ही अत्यधिक अंडर नरिश्ड बच्चों को देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ओबेसिटी वाले बच्चों को भी ग्रसित है। मतलब दोनों ही तरीके के कुपोषण की मार से ग्रसित है भारत अभी। तो दोनों ही तरीके में बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि किस तरीके का हम खान पान रखें जिससे बच्चे को इस तरीके की डाइट मिले, संतुलित आहार मिले, जिससे वो कुपोषण से बाहर आ सके। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो कुपोषण का मतलब है वो वजन अधिक होना भी है, क्योंकि अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर किसी का वजन कम है तो वो कुपोषण का शिकार है। मेधावी जी, अगला सवाल मेरा ये है कि संतुलित आहार के क्या पैरामीटर हैं और किस तरह से, किस अनुपात में फूड प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, संतुलित आहार जब अपन बोलते हैं तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे एक दिन के खाने के अंदर सभी तरीके के पोषक तत्व जो हैं वो आपकी डाइट में होने चाहिए। चाहे तो वो आपके विटामिन हो, आपके प्रोटीन हो गए, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई, वसा, फैट बोलेंगे जिसको। तो जब एक दिन के खाने के अंदर 5-6 तरीके के जब ये पोषक तत्व हमें खाने में मिलते हैं तो उसको संतुलित आहार बोलेंगे। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको रोटी भी चाहिए, आपको चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, दही भी चाहिए, दूध के पदार्थ भी होने चाहिए, हरी सब्जी भी होनी चाहिए। तो आपके कुछ चिकनाई युक्त में आपका घी या तेल का सेवन जो खाना बनाने के अंदर आता है वो आ जाएगा। तो हर चीज़ का जब एक सम्मिलित मिश्रण पूरे एक दिन के खाने के अंदर, पूरे एक दिन का खाना बोल रही हूँ मैं, एक थाली में नहीं बोल रही हूँ, एक दिन के खाने में जब आपको मिलेगा तो हम उसको एक संतुलित आहार या बैलेंस डाइट का बात बोलेंगे। जी, आपने कहा कि पूरे एक दिन के खाने में, क्योंकि अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि एक ही बार में सब कुछ लेना है। तो ये आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि आपको जो संतुलित आहार है उसमें पूरे दिन में सभी चीज़ों को शामिल करना है। तो मेधावी जी, अगला सवाल मेरा ये है कि आमतौर पर संतुलित आहार में सीड्स और नट्स के रूप में ड्राई फ्रूट्स को शामिल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन महंगाई की वजह से हर व्यक्ति के लिए इन्हें अपने आहार में शामिल करना संभव नहीं है। तो ऐसे में ड्राई फ्रूट्स के विकल्प के रूप में किन किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। देखिए, जब अपन ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स में हमें जो सबसे ज़्यादा पोषक तत्व जो इनमें मिलते हैं वो मिलते हैं प्रोटीन और विटामिन, स्पेशली विटामिन ई इसके अंदर अच्छी मात्रा में मिलता है। जब इन पोषक तत्वों को अपने को डाइट में सम्मिलित करना है तो हम, अगर ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है तो प्रोटीन युक्त भोजन में जैसे आपके दाल, दही, दूध के पदार्थ, ये सब तो प्रोटीन युक्त भोजन में आ जाते हैं आपके, जो आप खा सकते हैं। जहाँ बात आए विटामिन ई की, तो विटामिन ई एक अपन ले सकते हैं कि सभी तरीके के जो साबुत अनाज हैं आपके,
तो वो आप उसको काम में ले सकते हैं। जैसे आपका इवन रोटी बनाते हो आप, तो बजाय छने हुए आटे के आप मिस्सा आटा या बेजड़ के आटे की रोटी बनाए, तो आपका जो बाहर का जो उसका कवरिंग रहता है, जो चोकर जैसे अपन बोलते हैं, जो नॉर्मली छन के फिक जाता है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हो। दूसरा कुछ सीड्स भी हैं जिनको अपन इस कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसे आपके सूरजमुखी के बीज हैं या आपके मतीरे के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं। इनको अपन घर में आराम से प्रोक्योर कर सकते हैं, घर में आराम से इनको सुखा सकते हैं और इनको भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसे में इन बीजों को भी आप काम में लेते हो तो आपको विटामिन ई अच्छी मात्रा में मिलता है। तो जब इनका आप एक और नट्स में जो अपने सबसे इजीली अवेलेबल और लोकली ग्रोन है नट, वो है मूंगफली। मूंगफली को आप अच्छे से सेवन करें तो आपको उसका भी फ़ायदा मिलेगा। पर ये क्योंकि एक सीज़न तक में ही लिमिटेड रह जाती है, तो ऐसे में अपन मिस्सा आटा या बेजड़ का आटा या साबुत अनाजों का या दालों के छिलकों का सेवन करते हैं, तो अपन को इन चीज़ों की पूर्ति कर सकते हैं। मेधावी जी, अभी आपने बेजड़ के आटे की बात कही, तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किन किन चीज़ों को मिलाकर बेजड़ का आटा बनाया जा सकता है? देखिए, बेजड़ का आटा जब अपन बात करें तो मोटा मोटा ये रेशियो रखते हैं हम कि 4 भाग अनाज का रखते हैं, 1 भाग हम दाल का रखते हैं, जिसमें आपका गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, जौ हो गया, ये तो आपके अनाजों में हो गए जो आप इसमें मिक्स करने में ले सकते हो। सर्दियों में आप बाजरा काम में ले सकते हो, मक्का काम में ले सकते हो, और दालों में आपका सोयाबीन का दाल हो गया, या हम चने की दाल ले सकते हैं, या मूंग छिलका दाल ले सकते हैं। जो भी आपके लोकली इजीली एक्सेसिबल हो, दाल आराम से मिल रही हो, उनको आप पिसवा कर सम्मिलित मात्रा में, मतलब 4 भाग अनाज का 1 भाग दाल का, इस रेशियो में अगर आप डाल के लेते हैं तो उसको हम एक बेजड़ का आटा या मिस्सी आटे को कैटेगरी में डाल सकते हैं। मेधावी जी, ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी आपने मक्का बाजरा की बात कही और आपने कहा कि ये लोकल फूड्स हैं, तो लोकल फूड्स किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकते हैं? क्या इनसे सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है? बिल्कुल, लोकल फूड्स पे हमें ज़ोर देना चाहिए, बल्कि इस समय जब अपन न्यूट्रिशन मंथ की बात कर रहे हैं, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस पे हम इस बार ज़ोर भी इसी पे दे रहे हैं कि आप लोकली ग्रोन चीज़ों पे आप ज़्यादा इस्तेमाल करो, चाहे वो कुपोषण को दूर करने के लिए हो, चाहे वो आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हो। क्यों? क्योंकि लोकली ग्रोन जो होगा वो एक तो पहली चीज़ फ्रेश मिलेगा आपको, फ्रेश मिलेगा आपको तो वो ज़्यादा अच्छा आपकी बॉडी के लिए रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रेश फूड रहेगा उतनी उसकी शरीर में जाके महत्ता जब बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है उसकी। दूसरा, लोकल ग्रोन जब होता है वो सीज़न के हिसाब से होता है। आप जिस मौसम में है, जिस एनवायरनमेंट में है, उसी के हिसाब से वो फूड ग्रो होता है, उसी हिसाब से वो अनाज आता है। सर्दियाँ होंगी तो बाजरा आएगा, गर्मियाँ होती तो गेहूँ होता है, सर्दियों में हरी पत्तेदार सब्जियाँ अच्छी आने लग जाती है, गर्मियाँ होती तो लौकी टिंडा तोरी आ जाती है। ये सब सीज़न के हिसाब से होती है और हमारे शरीर पे इनकी ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी उस सीज़न के हिसाब से वर्क कर रहा होता है। गर्मियों में हमारे को पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, तो तरल पानी वाली सब्जियाँ ज़्यादा मिलती हैं। सर्दियों में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा अच्छे चाहिए होते हैं, तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ, लाल पीले हरे सब तरीके के फल आपको मिलते हैं। तो इन चीज़ों को अपन सीज़न के हिसाब से कंज्यूम करते तो शरीर में ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। इन्फेक्शंस की रेट कम होती है आपकी। लोग जो सीजनल फ्लूज़ या खांसी जुकाम या छोटी मोटी जो बीमारियां सीज़न के हिसाब से आती हैं, उनको ये फाइट करने में ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि ये सीजनल जो बीमारियां हैं उसके हिसाब से आपको बॉडी में और उस तरीके की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के रखेगा। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसको कवर करेगा। और चौथी चीज़ और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सीज़न के हिसाब से होगा, लोकली ग्रोन होगा, तो आपको वो सही दरों पे मिलेगा, सस्ते दामों में मिलेगा। आपको उसी चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा नहीं देना होगा, और हमारे लिए ये मतलब फाइनेंशियली भी हमारे लिए ये बेटर है, क्योंकि अभी कोविड के दौरान हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये लोकली ग्रोन का हर तरीके से फ़ायदा है हमारे लिए। मेधावी जी, प्रेगनेंसी के बाद अक्सर महिलाओं में आयरन की कमी देखने को मिलती है। क्या खान पान पर ध्यान देकर इस समस्या को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि प्रेगनेंसी में तो खान पान ही एक सबसे बड़ा यूँ कहें कि उपचार है इन चीज़ों को दूर करने के लिए। क्योंकि जब हम बात करें आयरन की कमी होना बहुत कॉमन है, अनीमिया, और ऐसे में अच्छी मात्रा में आप अनीमिया की जब बात करें तो आयरन युक्त भोजन और साथ साथ में प्रोटीन और विटामिन सी युक्त भोजन आप कंज्यूम करते हो प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको फ़ायदा देगा। तो ऐसे में आप दही दूध दालों उनका सेवन ज़्यादा करें। साथ साथ में आयरन युक्त भोजन जैसे आपकी हरे पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, अंकुरित अनाज हो, अंकुरित दालें हो गई आपकी, गुड़ में आयरन मिलता है, पोहे में आयरन मिलता है, इस तरीके की चीज़ों में। फिर आपके अनार हो गए, चुकंदर हो गए, इन चीज़ों को आप काम में लो। साथ साथ में जब भी हम आयरन की बात करते हैं,
एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने का वो है विटामिन सी, कि आप उसको अच्छी मात्रा में आयरन युक्त भोजन के साथ में कंज्यूम करो, जिससे आयरन जो आप लेने की कोशिश करो वो शरीर से आपके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हुए। तो ऐसे में विटामिन सी युक्त चीज़ें, चाहे तो आपके नींबू हो गए या खट्टे फल, सभी नींबू, मौसम्बी, संतरा, सीज़न के हिसाब से जो भी आ रहा है, आंवला, इनको आप आयरन युक्त भोजन में अच्छे से मिश्रित करके लो। अंकुरित बनाओ तो उसमें नींबू डाल के लो, नहीं तो आप अगर अलग से खा रहे हैं तो बाद में नींबू पानी बना के ले लिए, या आंवले को आपने खा लिए या आंवले का पाउडर बना के ले लिया। अगर हम मौसम के हिसाब से भी नहीं करके हमने उसको प्रिजर्व करके रखा है तो हम बाद में उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इस तरीके से आप विटामिन सी अगर प्रचुर मात्रा में लेते हो तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। ऐसे में जब प्रोटीन अच्छे से मिल रहा है शरीर में, गर्भवती महिला को आयरन और विटामिन सी अच्छे से मिल रहा है, तो उनका अपने आप जो खून की कमी होना या खून के लेवल्स को बढ़ाना बहुत आसान और ईजीली हो सकता है घर में रहते हुए भी। जी, ये तो हुई माँ की बात, लेकिन गर्भस्थ शिशु के संपूर्ण विकास के लिए प्रेगनेंसी में किस तरह का आहार लिया जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। अपन जब भी बात करते हैं गर्भस्थ शिशु की, एक बच्चे की लाइफ की जब आप बात करते हो तो वो शुरू हो जाती है, पहला जो स्टेप होता है वो शुरू हो जाता है उसका भ्रूण की तरह में, जब वो अपने माँ के वूम में जाके लगता है, जब माँ के गर्भ में जाके वो स्थापित होता है, तभी से बच्चे की लाइफ शुरू हो जाती है। तो पहले 1000 दिन एक बच्चे की लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि शुरू होता है कंसेप्शन से लेकर उसकी 2 वर्ष की आयु तक। ऐसे में न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा पोषण माँ को मिलता रहे, बच्चे को मिलता रहे। गर्भावस्था में माँ के लिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चा जो है वो माँ से कॉर्ड से अटैच्ड है, और ऐसे में वो अपना पोषण जो उसको चाहिए ग्रोथ के लिए वो माँ से कंटिन्यूसली ले रहा है। अब बच्चा तो माँ से ले रहा है, लेकिन माँ को अगर अब ऊपर से अगर पूर्ति नहीं करी तो कमियाँ माँ में आने लगी। ऐसे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कमियाँ उस समय आती है तो फिर वो डिलीवरी के समय परेशानियों की सामना कर सकते हैं। तो गर्भावस्था में इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्मली बोलते हैं ना कि 2 जनों का आप खाना खा रहे हो, तो 2 जनों का इसलिए कि आप बच्चे को तो पोषण दे रहे हो, साथ साथ में आपको खुद की पूर्ति भी करनी है। सेकंड जो इसके बाद से आती है वो अपनी आती है स्तनपान की अवस्था, जिसमें भी पोषण जो है वो गर्भावस्था से भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक बच्चा अंदर था वो अपनी डिमांड्स अपने आप पूरी कर रहा था, लेकिन स्तनपान के वक्त में वो बच्चा जब डिलीवर होकर बाहर आ जाता है, ऐसे में वो टोटली माँ के दूध के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और ऐसे में अगर माँ ने अपने पोषण का ध्यान नहीं रखा तो उसमें दूध में कमियां होने की वजह से बच्चे को पूर्ति नहीं हो पाती पोषक तत्वों की। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जितना प्रेगनेंसी में महिला अपने पोषण का ध्यान रख रही है उससे डबल वो ध्यान रखे लैक्टेशन के वक्त में या स्तनपान के वक्त में। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पे ही डिपेंडेंट रहता है बच्चा, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि उसको अच्छे से माँ खाना खाती रहे, पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कैल्शियम हो, आयरन हो, हर तरीके का पोषक तत्व उसके खाने के अंदर होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को वो दूध के द्वारा मिलता रहे। और बच्चों में भी बहुत ज़रूरी है कि उनको 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाएं, और स्पेशली जब दूध पिलाना शुरू करें तो माँ का पहला गाढ़ा दूध, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो पिलाना बहुत ज़रूरी है बच्चे को, क्योंकि वही होता है जिसको यूँ कहें कि बच्चे के लिए पहला वैक्सीन है। वो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक ज़रिया है, जिससे आपको बच्चा जो है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को कोलेस्ट्रम दिया जाए और 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाया जाए। मेधावी जी, आपने कहा कि 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध पिलाया जाए, लेकिन कुल मिलाकर कितने समय तक बच्चों के लिए माँ का दूध ज़रूरी है? और यदि किसी कारणवश किसी बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में क्या विकल्प हो सकते हैं ताकि बच्चे को सही पोषण मिल सके? देखिए, 6 महीने तक तो केवल माँ का और माँ का ही दूध पिलाना है, लेकिन 6 महीने बाद जब अपन ऊपर का खाना शुरू करते हैं, ऐसे में धीरे धीरे माँ का दूध धीरे धीरे कम कर सकते हैं हम। माँ का दूध जो है 2 साल तक पिला सकते हो आप बच्चे को, लेकिन केवल माँ के दूध पे बच्चा ना डिपेंडेंट रहे, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो 6 महीने से ऊपर जाते जाते में जब ऊपरी आहार जब शुरू हो जाता है तो पहले तो 6 से 1 वर्ष के बीच में पहले के 2 महीने तो ऐसा रहता है कि एक बार आप माँ का दूध दिए और फिर ऊपरी आहार दिए, और ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे करते हुए ऊपरी खाने पर लाते हैं। 1 साल की आयु में बच्चे का खाना जो है वो एक वयस्क के खाने के जैसे आदत में आ जाना चाहिए, जिसमें वो सब कुछ खाने लगे, चाहे वो रोटी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, चाहे फल हो,
चाहे सभी तरीके के जो भी फूड आइटम अपने अवेलेबल हैं, जो एक वयस्क खा सकता है वैसा बच्चे को भी खाने की आदत डालनी चाहिए। तो 1 साल के बच्चे को, क्योंकि 2 साल तक की अर्श की आयु क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे को पोषण ध्यान रखने के लिए, क्योंकि यही वो टाइम है जब बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट या ब्रेन का डेवलपमेंट मैक्सिमम हो रहा होता है। और ऐसे में जब अच्छा पोषण मिलता है तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट या ग्रोथ जो हो रही थी वो अच्छी होती है, तो उस जगह से आगे जाके कोई कमियां नहीं रहेंगी और उसके मानसिक पूर्ति जो बोलेंगे या पूरा मानसिक विकास जो है वो अच्छे से होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 2 साल तक बच्चे को अच्छी डाइट पे, 1 से 2 साल के अंदर वो नॉर्मल डाइट पे या यूँ कहें संतुलित आहार जिसकी हम बात कर रहे थे, एक संतुलित आहार पे आ जाए जिसमें वो सब चीज़ों को कंज्यूम कर सके। किसी कारण से अगर माँ के दूध नहीं आ पा रहा है, हालांकि कोशिश ये करनी चाहिए कि बार बार माँ को दूध पिलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में क्या होता है कि माँ को दूध कम ही बनता है। शुरू के 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कई बार होता है कि माँ को लगता है कि मैं दूध ढंग से नहीं आ पा रहा है और बच्चा भूखा रह रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितना ज़्यादा बच्चा सक करेगा माँ का उतना ज़्यादा ही दूध बनता है माँ को। तो ये सकिंग रिफ्लेक्स कहलाता है, जिसको बच्चे को लेना चाहिए और माँ को बार बार उसको फीड कराना चाहिए। इनिशियली में भी हर 1 घंटे से, बच्चा चाहे डिमांड करे चाहे नहीं करे, एक बार बच्चे की ग्रिप हो जाए, वो दूध जितना वो सक करेगा दूध ज़्यादा बनेगा और पूर्ति होने लगेगी। शुरुआती में जब थोड़े बहुत ड्रॉप्स भी आते हैं, कहते हैं कि कुछ बूंद ही आ रहे हैं दूध के, तो भी वो ठीक है, क्योंकि वो कुछ बूंद भी बच्चे के जो, क्योंकि गट सिस्टम इतना नहीं बना होता है उसका पाचक तंत्र, तो ऐसे में वो कुछ बूंद भी उसके पेट भरने के लिए काफ़ी होते हैं। और जैसे जैसे बच्चे का पाचन तंत्र बढ़ता है वैसे वैसे ही माँ का दूध का अमाउंट, प्रोडक्शन भी बढ़ने लगता है और वो माँ के दूध से ही पूर्ति हो जाती है बच्चे को। इनकेस किसी कारण से तब भी नहीं हो तो ऊपरी दूध या फार्मूला मिल्क्स भी आजकल बाज़ार में अवेलेबल हैं, जिसको वो काम में ले सकते हैं। और नहीं तो अगर देसी जैसे गाय का या दूध अगर आप काम में लेते हैं तो उसको थोड़ा डाइल्यूट करना होता है, लेकिन डाइल्यूशन में थोड़ा सा दिक्कत ये आ जाता है कि इन्फेक्शन का चांसेस क्योंकि बढ़ जाता है ऐसे में, तो इसीलिए कोशिश ये करें कि हम फार्मूला मिल्क्स का भी इस्तेमाल करते रहें। जी, आपने कहा कि अगर हम बाज़ार के दूध का इस्तेमाल करें या ऊपर के दूध का इस्तेमाल करें तो हमें कंटामिनेशन का बहुत ध्यान रखना होगा। मेधावी जी, अभी आपने कहा था कि जब बच्चा गर्भ में आता है और उसके 1000 दिन तक पोषण बहुत ज़रूरी है, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि पहले 1000 दिन में पोषण का क्या महत्व है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि जैसे ही बच्चा भ्रूण में आता है से लेके 2 वर्ष की आयु तक में पोषण इसीलिए ही ज़रूरी है क्योंकि बच्चे का कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट हो रहा है। एक भ्रूण से लेके वो एक लाइव बच्चे की तरह आपके हाथ में आता है और उससे लेके 2 वर्ष तक में खेलता दौड़ता बच्चा आपका रहता है। तो ऐसे में मानसिक और साथ में शारीरिक दोनों डेवलपमेंट बच्चे के साथ साथ में चल रहे होते हैं हर एक स्टेज पे। और पोषण की अपनी महत्ता होती है कि किस समय बच्चे को क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है तो ऐसे में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बननी चाहिए, हड्डियाँ बन रही है तो ऐसे में कैल्शियम अच्छी मात्रा में जाना चाहिए, खून के लिए अपने आयरन रहना चाहिए, दिमाग के विकास के लिए आपके सभी तरीके के फैट सॉल्युबल विटामिन आ गए, चाहे विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो इस तरीके से तभी कह रहे हैं आपको कि संतुलित आहार एक बहुत ही ज़रूरी आहार है 1 वर्ष के बाद के लिए। और 1 वर्ष से पहले जब अपन उनको दे रहे हैं तो पहले 6 महीना केवल माँ के दूध पे और 6 से 1 साल की आयु में उनको सभी तरीके के फूड आइटम से बच्चे को आप आदत में डालें। कई बार होता है कि बच्चे जब शुरुआत में लेते हो तो काफ़ी फूड आइटम को रिजेक्ट कर देते हैं कि वो नहीं खाते हैं। तो ऐसा नहीं हार मानना है कि उन्होंने नहीं खाया तो अपन उनको वो नहीं देंगे वापस, रिपीटेटिवली उनको सब चीज़ देनी है। जैसे आपको बात कहूँ फल और सब्जियों की, बच्चों में नॉर्मली आदत नहीं होती फल और सब्जियाँ ज़्यादा खाने की। ऐसे में उनका इम्यूनिटी कम होना या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि इन्हीं से ही आपको विटामिन ए, सी, ई मिलते हैं जो कि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बच्चे को अपने को हर चीज़ को इनकॉर्पोरेट करते रहना चाहिए जिससे वो उसके खाने की आदत पड़े, चाहे वो हरी पत्तेदार सब्जियां हों, चाहे वो फल हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के। अगर किसी कारण से नहीं खा पा रहे हैं तो उसको प्यूरी बना के दे दें या उसको जूसेस बना के दे दें जिससे कि उनको टेस्ट का आदत पड़े और धीरे धीरे फिर उनको नॉर्मल फल और सब्जी पे लेके आ जाए। डॉक्टर मेधावी, शारीरिक विकास के लिए बच्चे की 14 साल तक की उम्र को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में बच्चों के लिए डाइट प्लान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? जब अपन देखिए 2 साल तक का तो अपन बात करें, लेकिन जब अपन बढ़ रहे हैं, एडोलसेंट एज में बच्चे आ रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ध्यान रखना है कि उनके सभी प्रकार के पोषक तत्वों पर ध्यान दें, लेकिन स्पेशली प्रोटीन्स का ध्यान दें
क्योंकि उनका उस समय बॉडी का ग्रोथ मैक्सिमम चल रहा होता है। तो आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन देने, क्योंकि वही बॉडी बिल्डिंग में आपकी मदद करें। तो आपके सभी तरह के प्रोटीन के फूड, चाहे आपके दही, दूध के पदार्थ हो गए, पनीर हो गया, छेना हो गया, चाहे आपकी दालें हो गई, स्पेशली आपकी साबुत दालें जैसे सोयाबीन है, वो आपका बहुत अच्छा मात्रा में प्रोटीन देता है। देन अगर आप अंडा लेते हैं तो अंडा हो गया, नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन मच्छी हो गया, जिसका आप सेवन कर सकते हैं। तो प्रोटीन को प्रचुर मात्रा में, मतलब ये है कि उनका अगर अपन एक डाइट प्लान करते हैं, मील प्लान करते हैं, तो हर मील में एक एक्सचेंज प्रोटीन का होना चाहिए। नाश्ता हो, दिन का खाना हो, रात का खाना हो, उसमें भी रहना चाहिए। इंटरमिटेंटली भी आप कुछ देते हो उनको, तो उसमें भी कुछ मात्रा में प्रोटीन आपको मिलता रहे। तो इस तरीके से उनका प्रोटीन्स का स्पेशली बहुत ध्यान रखना है। साथ साथ में कैल्शियम और आयरन, ये दो मिनरल्स हैं जिनका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि खून की कमियां होना भी बहुत ज़्यादा कॉमन है इस एज ग्रुप के अंदर। स्पेशली एडोलसेंट गर्ल्स में खून की कमी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी माहवारी भी शुरू हो जाती है और खून की कमियाँ आना बहुत स्वाभाविक होता है उनका। और कैल्शियम, क्योंकि हाइट का जो मैक्सिमम ग्रोथ जो उस समय हो रहा होता है, बढ़ रही होती है, वो यही एज ग्रुप है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। ऐसे में इन दोनों मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन कैल्शियम के लिए आपके दूध और दूध के पदार्थ हो गए, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, सोयाबीन दाल में कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है, और अंडा है जिसमें कैल्शियम अच्छा मिलता है, तो और विटामिन डी जिसको आप साथ साथ में लेते रहेंगे तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छे से होगा। सूरज से एक्सपोज रहने की आदत डालें, बच्चों में ये चीज़ बहुत कम हो गई है, सुबह की सनलाइट में बैठने की आदत डालें, थोड़ा सा नेचुरल विटामिन डी के सोर्स हैं। और साथ में आयरन का, जब मैंने हीमोग्लोबिन की जैसे मैंने बात कही थी गर्भावस्था में, वैसे ही ये चीज़ बहुत काउंट हो जाती है आपके एडोलसेंट एज में भी। ऐसे में उनको सभी तरीके के लाल, पीले, हरे फल और सब्जियों का सेवन अच्छी मात्रा में करते रहना है, जिससे कि अच्छी मात्रा में आयरन और विटामिन सी उनको मिलता रहे। जी, आपने कहा विटामिन डी की कमी हो रही है, बच्चों के साथ समस्या भी है, स्कूल बंद है, वो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो विटामिन डी की कमी उनमें देखने को मिल रही है। मेधावी जी, आजकल लगभग हर माता पिता के साथ ये समस्या है कि बच्चों को कुछ भी खिलाने के लिए उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो ऐसे में किस तरह से पोषक आहार की पूर्ति की जा सकती है? देखिए, मैं ना जब भी कोई मदर्स के पास में बात हो रही होती है तो मेरा सबसे बड़ा बात यही होती है कि उनके पीछे ना भागें, उनको बैठ के खिलाने की आदत डालें। पहली चीज़ क्यों कि उनको उस जो भी फूड उनको खिलाया जा रहा है उसकी पोषक तत्वों के बारे में या उनके पौष्टिक गुणों के बारे में बच्चों को समझाना है। अभी उसको समझाने के लिए ऑब्वियसली उनको डायरेक्टली बताएंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो ऐसे में उनको कुछ उससे रिलेटेड कहानियाँ सुनाएं, आप कुछ ऐसे एनेक्डोट्स ऐसे बताएं जो आप उनको एग्जाम्पल की तरह सेट करें कि कोई इंसान इस तरीके का लिए हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हैं या वो इतने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगे तो आपको भी इस तरीके से परफॉर्मेंस होगी, आप इम्प्रूव करोगे, आप ऐसा होगा, कुछ उसकी गुणवत्ता के बारे में बताएंगे। तो ऐसे में बच्चे की खाने की इच्छा बनेगी। साथ साथ में उनको प्लेट को बहुत कलरफुल तैयार करो जिससे वो देखकर खुश हों, उनको देख के अट्रैक्टिव लगे। तो मैंने जैसे कहा कि इस एज ग्रुप में इन कलर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, जैसे रेड, ग्रीन, येलो या यूँ बोले रेनबो कलर्स आप बोलो। तो जितने ज़्यादा ये सतरंगी खाने को आप इस्तेमाल करोगे उनकी डाइट में तो वो आपको मिनरल्स, वाइटामिन जो उनकी गुणवत्ता है वो तो मिलेगी, और जितना कलरफुल प्लेट रहेगा बच्चा उतना अट्रैक्ट होएगा खाना खाने के लिए। तो ऐसे में आपको उनके पीछे नहीं भागना, बल्कि वो थाली देख के खुद भाग के उनके खाने के लिए आएंगे आपके पास में। मेधावी जी, लेकिन आजकल कुछ माता पिता अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं या उनको टीवी के आगे बैठा देते हैं, तो यह आदत बच्चों के लिए कितनी नुकसानदायक है? ये आदत बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। स्क्रीन टाइम तो आप उनका बढ़ा ही रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी उनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, वो लोग पढ़ाइयाँ भी लैपटॉप के ऊपर कर रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ के कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप उनको खाना खिलाने के लिए भी दे रहे हैं तो दो चीज़ें हैं, एक तो उनका आई साइड विजन पे तो खैर फ़र्क पड़ ही रहा है, मेंटल स्ट्रेस, आई के थ्रू जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, उनका स्क्रीन स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो रह रहा है। साथ साथ में उनको ये भी नहीं पता कि वो खा क्या रहे हैं, कितना खा रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आपकी तरफ से आपने उनके सामने खाना रख दिया, उन्होंने खा भी लिया, उनको ये नहीं पता उन्होंने दाल खाई है कि रोटी खाई है कि चावल खाया कि क्या खाया उन्होंने। उनका पोर्शन साइज़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता कि कितना मात्रा में खा रहे हैं, जितना आ रहा है सामने से वो खा लेते हैं। ऐसे में मोटापा एक बहुत कॉमन चीज़ है जो इस समय बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं मेरी डेली प्रैक्टिस में इतनी मदद से मिलती हूँ जो वो एक ही कंप्लेन करती है कि उनके बच्चों का वज़न बढ़ गया है। लॉकडाउन के अंदर बच्चों का वज़न बढ़ गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, उसके कारण फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई। खाना खाते समय भी उनको ये नहीं पता क्या खा रहे हैं, ढंग से च्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका अच्छे से पचना नहीं है शरीर में जाके, और पचेगा नहीं जब अच्छे से तो वो डेफिनेटली उतना अच्छा असर करेगा ही नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी के अंदर। तो किसी भी हालत में
मोबाइल दिखा के या टीवी दिखा के बच्चों को अगर आप खाना खिला रहे हैं, स्पेशली मोबाइल दिखा के, तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस आप उनके डाल रहे हो, क्योंकि जैसे ही मोबाइल उनके सामने से हटेगा वो खाना खाना बंद कर देंगे और आपके लिए डबल मेहनत हो जाएगी उनको खाना खिलाने के लिए। तो इससे बेटर सजेशन ये रहेगा कि जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग उपाय कि स्टोरी टेलिंग करिए उनके साथ में, कलरफुल प्लेट्स बनाइए, तो वो ज़्यादा एक अच्छा तरीका रहेगा आपके बच्चे को फूड से एक्सपोज करने का, उसको उनको समझाने का, उनको खिलाने का और उनको उसकी वैल्यू पता करने का। जी, आपने कहा कि मोबाइल और टीवी के सामने तो बिल्कुल ना बैठाएं, क्योंकि इससे बच्चों को ना तो स्वाद का पता चल पाता है, ना उनको ये पता चलता है कि वो कितना पोषण खा रहे हैं। मेधावी जी, हमारे कई दर्शकों का सवाल है कि छोटे बच्चे जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं, ऐसे में उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसका खान पान और पोषण से क्या संबंध है? बच्चों में स्पेशली इम्यूनिटी बनाने के लिए उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा विटामिन ए, सी, ई ये नेचुरल विटामिन्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं और ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। ऐसे में आप उनको सभी तरह के फल, लाल, पीले, हरे रंग के फल और सब्जियों खिलाएं, साथ साथ में नट्स खिलाने के, जबकि ये चीज़ें हैं जो बच्चे खाने में बिल्कुल पसंद नहीं करते, चाहे तो वो बादाम हो या आपके अखरोट हो या सीड्स जैसे सूरजमुखी के बीज हो गए या मतीरे के बीज हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, खरबूजे के बीज हो गए, इनको उनको खिलाने के। तो क्या करें आप, चाहे तो उनके खाने में ऊपर से स्प्रिंकल करें, पाउडर बना के डालें उनके खाने में, चाहे उनके रोटी के आटे में उसको मिक्स करके दे दें। ऐसे में क्या है कि उनके गुण उनको लगेंगे और उनको उनके खाने की आदत लगेगी, टेस्ट लगेगा, तो ग्रेजुअली वो उसको डेवलप कर पाएंगे। तो ये चीज़ें डेफिनेटली उनके खाने में इनकॉर्पोरेट करनी है कि उनको समझाना है कि 2 सर्विंग्स कम से कम आपको फ्रूट का लेना ही लेना है एक दिन के अंदर, 3 सर्विंग्स कम से कम आपको सब्जियों का एक दिन में लेना ही लेना है, जिसमें 1 सर्विंग तो केवल और केवल हरी पत्तेदार सब्जी की होगी, चाहे वो पालक, मेथी, बथुआ, सीज़न के हिसाब से जो हरी सब्जी अवेलेबल हो वो खाएं। तो ऐसे में अपने आप उनको जब ये विटामिन स्पेशली आपके जब मिलेंगे तो उनको रोग होने के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे। जी मेधावी जी, आप हमारे शो में आई और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि पहले जो 1000 दिन है बच्चे के गर्भ में आने से लेकर उसके बाद के जो 1000 दिन है उसमें पोषण का कितना महत्व है। आपने पोषण की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपने बताया कि गर्भस्थ माँ को या एक बच्चे को किस किस तरह की डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। तो मेधावी जी, हेलो डॉक्टर शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।